हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी प्रत्युष। क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे। इसमें हम सोलर सिस्टम, अर्थ और यूनिवर्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। चैप्टर 1 का नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। पहला पॉइंट है सेलेस्टियल बॉडीज। पढ़ाना शुरू करूं इसके पहले एक बात समझ लीजिए, बुक में जो भी लिखा हुआ है मैंने उसको यहाँ पर सीधे पॉइंट वाइज उतार लिया है। तो बुक में जो सारी चीजें हैं वो सब आपको यहाँ मिलेंगी, कुछ भी उसमें से छूटेगा नहीं। सेलेस्टियल बॉडीज, अगर आप रात में आसमान को देखेंगे तो आपको बहुत सारे उसमें बॉडीज दिखेंगे, जैसे सन, मून या बहुत सारे प्लैनेट भी कभी कभी चमकते हुए दिख जाते हैं। उन्हें हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। ये टर्म याद रखिएगा, बहुत जगह यूज होता है। इसके बाद एनसीईआरटी की बुक में लिखा गया है फुल मून के बारे में। फुल मून यानी पूर्णिमा, मतलब वो दिन जब चंद्रमा पूरा दिखता है तो उसे फुल मून कहते हैं, और जब चंद्रमा नहीं दिखता है, बिल्कुल पूरा अंधेरा होता है, तो उसे अमावस्या कहते हैं। और इन दोनों के बीच के टाइम को, जो अराउंड 14 डेज का होता है, उसको हम बोलते हैं अ फोर्टनाइट। स्टार की डेफिनेशन दी गई है यहाँ पर कि बहुत बड़े और गर्म गैसेस से बने होते हैं। इनकी अपनी हीट और लाइट होती है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर यही है, स्टार की अपनी हीट होती है और अपनी लाइट होती है। सन एक स्टार का एग्जाम्पल है, और बहुत सारे सन की तरह ही स्टार है, बट चूंकि वो हमसे बहुत दूर है इसलिए हमको दिख नहीं पाता है। नेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कॉन्स्टलेशंस यानी कि तारामंडल। अलग अलग पैटर्न ऑफ ग्रुप्स, वेरियस पैटर्न ऑफ ग्रुप्स ऑफ स्टार इन द स्काई। अगर ऐसे ऐसे स्टार है और हम सबको मिलाते हुए चले जाएं तो एक जो पैटर्न बनेगा हम उसको कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, जैसे अर्सा मेजर, बिग बेयर या सप्तऋषि। इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है पोल स्टार का। पोल स्टार क्या होता है? पोल स्टार आपके बहुत काम आ सकता है। ये देखिए यहाँ पर सप्तऋषि है, इसमें अगर आपको ना दिख रहा हो तो ये है सप्तऋषि। इसका डिजाइन कुछ इस तरीके से है, अलग अलग स्टार को मिलके बना हुआ है। तो यहाँ सप्तऋषि में यहाँ से जब हम बिल्कुल सीधे आते हैं तो यहाँ हमें एक स्टार मिलता है जिसका एक्चुअली नाम है पोलैरिस, जिसको हम बोलते हैं पोल स्टार। ये हमेशा हमें नॉर्थ डायरेक्शन में दिखता है। तो अगर कहीं खो जाता है कोई रेगिस्तान या किसी भी जगह पर, तो वहाँ पर डायरेक्शन जानने के लिए अगर पोल स्टार हमें नॉर्थ में दिख गया तो उसका फिर साउथ, इधर ईस्ट और वेस्ट में डायरेक्शन को पता करना कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। आगे देखते हैं प्लैनेट्स के बारे में। ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज जिनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती है। तो पहले हमने पढ़ा था स्टार के बारे में जिनकी अपनी हीट और लाइट होती है, बट प्लैनेट की अपनी हीट और लाइट नहीं होती। लाइक अर्थ, हम खुद से हीट और लाइट जनरेट नहीं कर रहे हैं, सन की हीट और लाइट यूज कर रहे हैं जो कि एक स्टार है। प्लैनेट बना है ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई, जिसका मतलब होता है वॉन्डर्स। वॉन्डर्स का मतलब होता है बेसिकली घूमने वाले। तो जो स्पेस में घूमने वाले हैं उनको ही ग्रीक वर्ड में प्लैनेटाई यानी प्लैनेट बोला गया। अर्थ एक प्लैनेट है जो कि सारी हीट और लाइट सन से लेता है। मून एक सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता रहता है। और अर्थ की तरह ही 8 प्लैनेट्स है हमारे सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम सोलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सन से रिलेटेड है। सन, प्लैनेट्स, सैटेलाइट और बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज जैसे एस्ट्रॉइड्स या मेटेओराइट्स, ये सभी सोलर सिस्टम को फॉर्म करती हैं। वी ऑफन कॉल इट सोलर सिस्टम विद द सन एट इट्स हेड। सन की वजह से इसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं सन के बारे में। सन सोलर सिस्टम का सेंटर है। ये बहुत ही ह्यूज है और हॉट गैसेस से बना हुआ है। ये पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है जो कि पूरे सोलर सिस्टम को बांध के रखता है। यानी ये जो सन है, इसका एक पुलिंग फोर्स है हर एक प्लैनेट, हर एक सेलेस्टियल बॉडीज की तरफ, जो उसको अपनी तरफ खींच के रखता है, और इसी वजह से वो उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं और रुके हुए हैं, बाहर स्पेस में नहीं चले जा रहे हैं। ये अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का। स्टार है, ये हमसे बहुत दूर है। ये ऑन एन एवरेज यहाँ पर एवरेज डिस्टेंस दी गई है 150 मिलियन किलोमीटर। बट एपहीलियन और पेरिहीलियन की कंडीशन हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें सन अर्थ के पास होता है और एक बार दूर होता है 147 मिलियन किलोमीटर्स और फिर 151 या 152 मिलियन किलोमीटर्स। ये हम आगे पढ़ेंगे, ये इस 6th एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। प्लैनेट्स के बारे में देखते हैं इनका सीक्वेंस। तो ये अगर सन है तो इधर से आप देख सकते हैं, एक ट्रिक भी इसकी दी हुई है बुक में। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। इनके पहले लेटर को देखेंगे। माई मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये पूरा सीक्वेंस है, लेफ्ट से राइट की साइड में आपको दिखेगा। प्लैनेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन इलोंगेटेड पाथ। ये मैं आपको वही चीजें बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल 6 की एनसीईआरटी में उतना कुछ खास, पहले चैप्टर में तो बहुत हल्की चीजें ही हैं, बट ये देखिए जो इंपॉर्टेंट है, इलोंगेटेड पाथ में प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं सन का। जैसे मान लीजिए ये सन है, तो जो
अर्थ है वो गोल चक्कर नहीं लगा रही, वो ऐसे इलोंगेटेड पाथ में चक्कर लगा रही है, दीर्घाकार में चक्कर लगा रही है। इसके बाद अब देखते हैं कि पहले 9 प्लैनेट हुआ करते थे जिसमें प्लूटो था, बट बाद में प्लूटो को हटा दिया गया। 2006 में प्लूटो को हटा दिया गया क्योंकि बेसिकली प्लैनेट कहे जाने के लिए करीब 3 क्राइटेरिया आते हैं। उस 3 क्राइटेरिया में ये होता है कि पहला तो एक उसका अपना एक साइज़ हो, इनफ साइज़ हो, ग्रेविटी हो उसकी। फिर दूसरा ये होता है कि उसका सफिशिएंट मास हो, ठीक है? उसके बाद तीसरा ये होता है कि वो क्लियरिंग नेबरहुड के कॉन्सेप्ट को पास कर रहा हो। क्लियरिंग नेबरहुड का मतलब होता है कि जैसे ये नेपच्यून है और ये इसका ऑर्बिट है। फिर यहाँ पर प्लूटो है, जो कि छोटा है नेपच्यून से ऑब्वियसली। इसकी ऑर्बिट एक दो जगह नेपच्यून से मिलती है, ये सन के अराउंड ही सब चक्कर लगा रहे हैं। बट जहाँ पर मिलती है अभी वो मिले नहीं, बट जिस दिन मिलेंगे नेपच्यून क्योंकि बड़ा है और प्लूटो छोटा है तो प्लूटो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब ये प्लैनेट कहलाने के योग्य नहीं है, इसीलिए इसको प्लैनेट के नाम से हटा दिया गया। कुछ और ट्रिवियाज हैं, जैसे नेपच्यून करीब 164 साल लेता है एक चक्कर लगाने में, मतलब अर्थ में जितने टाइम में एक साल हो जाता है हम चक्कर लगा लेते हैं अर्थ का, नेपच्यून पे 164 ईयर्स लगेंगे। और मरकरी में वही 88 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, मतलब हमारे यहाँ के 3 महीने और मरकरी का एक साल। एक नया प्लैनेट भी खोजा गया 2003 में, UB313, बट इसकी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी कम थी इसलिए इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया अभी कि ये प्लैनेट है कि नहीं। अर्थ के बारे में देखते हैं, ये थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन से, अभी हमने देखा। फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। साइज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस हिसाब से साइज में सीक्वेंस रखा जाता है, वो भी मैं आपको पूरा बता दूंगा अच्छे से। शेप जियोइड है। जियोइड का मतलब ही होता है अर्थ लाइक शेप, एक ऐसी शेप जो अर्थ की तरह है। यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन है लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। क्या फेवरेबल कंडीशंस हैं? वो हैं आपकी क्या, वाटर, एयर, नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड एंड ऑक्सीजन। ये ब्लू दिखाई पड़ता है स्पेस से देखने पर क्योंकि 2/3 जो पार्ट है अर्थ का वो वाटर है, इसीलिए इसको बेसिकली ब्लू प्लैनेट कहते हैं। नेक्स्ट वन इज एस्टेरॉइड्स, स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट्स, इन सब के अलावा न्यूमरस, बहुत ढेर सारे टाइनी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सन के अराउंड घूमते रहते हैं, जिनको हम एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। ये मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में मिलते हैं, ये ध्यान दीजिए, ये मार्स है और ये है जुपिटर, राइट। के बीच में कुछ ऐसे मेटेओर्स हमें मिलते हैं जो कि सन का चक्कर लगा रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं एस्टेरॉइड। लार्जेस्ट एस्टेरॉइड इज सिरस। अगर पूछा है सबसे बड़ा एस्टेरॉइड कौन है तो उसका नाम है सिरस। ये पहले प्लैनेट के पार्ट थे, बट क्योंकि प्लैनेट कभी डिस्ट्रॉय हुआ तो उससे जो टुकड़े बन निकल के आए उन्हीं को कहा जाता है एस्टेरॉइड्स। नेक्स्ट अप इज मेटेओराइट्स। स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेओराइट्स। अब एस्ट्रॉइड भी सन के अराउंड मूव कर रहे थे, स्मॉल पीसेस थे, न्यूमरस टाइनी ऑब्जेक्ट। मेटेओराइट्स भी वैसे हैं, तो डिफरेंस क्या है देखते हैं। समटाइम्स मेटेओराइट्स कम नियर अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप ऑन इट। कभी कभी अर्थ पे भी आ जाते हैं इसके पास और हमारे ऊपर गिर जाते हैं। अब क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर इतना थिक है कि कभी कभी क्या होता है, मेटेओर अगर आ रहा है तो फ्रिक्शन की वजह से वो जलकर ऊपर ही खत्म हो जाता है। जैसे ही कभी कभी आपको आसमान में ऐसे जलती हुई चीज़ से जाते हुए दिखते हैं, जिसको लोग बोलते हैं टूटता हुआ तारा, उसको देख के विश मांगी जाती है। बट जनरली क्या हो रहा है कि वो एक रॉक का टुकड़ा है जो कि एटमॉस्फेयर में आने की वजह से जल रहा है और खत्म हो रहा है, वो कोई विश आपकी बुरी नहीं करने वाला। ड्यू टू फ्रिक्शन ये जल जाता है और खत्म हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि मेटेओर जब गिरता है तो एक बड़ा सा गड्ढा बना देता है अर्थ पे, ऐसे क्रेटर लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, और कभी कभी उसमें बारिश की वजह से वो लेक बन जाता है। इसी का एग्जाम्पल है लोनार लेक, जो कि आपको महाराष्ट्र में दिख जाएगी। ये एक ऐसे ही मेटेओर के गिरने की वजह से बनी हुई लेक है, क्रेटर लेक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मून के बारे में। अर्थ का सिर्फ एक सैटेलाइट है मून। अर्थ का जो डायमीटर है, मून का डायमीटर उसका 1/4 ही है सिर्फ, राइट। ये बड़ा दिखाई पड़ता है क्योंकि हमारे पास है, डिस्टेंस कम है, और डिस्टेंस की कितनी है, करीब 3,84,400 किलोमीटर डिस्टेंस है। अर्थ के अराउंड 27 डेज में ये अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट कर देता है। ये अर्थ है, ये मून है, 27 डेज में कंप्लीट कर देगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि 27 डेज में ये रिवॉल्व कर रहा है और वैसे ही अपने भी एक्सिस पे ये उतने ही टाइम में घूम जाता है। तो इसका ये समझिएगा, इसका रिवॉल्व करना और रोटेट करना अपने एक्सिस पे, ये दोनों सेम टाइम में होते हैं, मतलब ये इक्वल है। इसीलिए अर्थ पे जो मून दिख रहा है एक बार, वही हिस्सा कंटिन्यूअस हमें दिखता रहता है, क्योंकि वो हमारे साथ हमारे अराउंड रोटेट
रिवॉल्व भी कर रहा है और अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर रहा है और अर्थ भी रोटेट कर रही है, इसीलिए हमें सिर्फ एक पार्ट उसका दिखता रहता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर यही इन्फॉर्मेशन दी गई। यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ नहीं है। आप चंद्रयान 3 जाके कुछ बता दे कि नई कंडीशंस हैं फेवरेबल, तो बात अलग है। गैलेक्सीज के बारे में देखते हैं। एंशिएंट इंडिया में इसको आकाश गंगा कहा जाता था। अभी जो हमारी गैलेक्सी है, गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। अभी क्या हमेशा से यही गैलेक्सी रही है। आसपास की कुछ जैसे एंड्रोमेडा वगैरह गैलेक्सीज भी हैं। गैलेक्सी क्या होती है? एक बहुत बड़ा सिस्टम होती है बिलियंस ऑफ स्टार्स का और डस्ट और गैसेस के क्लाउड का। मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में बहुत सारी ऐसी गैलेक्सीज मौजूद हैं। अब देख लेते हैं, जो हम बात कर रहे थे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट साइज के बारे में। तो जैसे अगर मैं आपको लार्ज से स्मॉल के बारे में बताऊं, तो यहाँ सबसे पहले आ जाएगा क्या? जुपिटर लार्ज है और सबसे स्मॉल क्या है? मरकरी। अब इसके बीच की एक ट्रिक है, यहाँ आप लिख दीजिए सन और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ईवीएम। तो सन ईवीएम से क्या हो गया? सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, फिर ऐसे ही नेपच्यून हो गया, अर्थ, वीनस, मार्स और मरकरी। 1 2 3 4 5 फिफ्थ लार्जेस्ट आपको, फिफ्थ लार्जेस्ट यहाँ पर क्या मिल जाएगी? अर्थ मिल जाएगा। राइट, तो ये सीक्वेंस हो गया। इसको एक बार आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये देखिए आपको सीरियस दिख रहा होगा। इसकी बात करते थे पहले, क्या है बताइए आप। अब देखते हैं हमने क्या कुछ सीखा। हमने सन के बारे में देखा, मून के बारे में देखा, अर्थ के बारे में भी हमने जाना, बहुत सारी चीज़ें, यूनिवर्स की कई सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में हमने समझा। ठीक है, अब एनसीईआरटी से क्या सीख मिलती है आप इसमें देखिए। बहुत बेसिक चीज़ें सोलर सिस्टम के बारे में हैं, वो बताई गई हैं। बहुत टफ या बहुत डीप जाने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है पहले ही स्टार्टिंग में। आप ज्योग्राफी में अगर अभी एंटर किए हैं, तो आपको इतनी ही चीज़ें समझना पहले ज़रूरी है। अब पूरा आपको मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स सब का पता हो कि कितने दिन में सारे के सारे चक्कर लगा रहे हैं, कितना किसका डायमीटर है, कौन कितने एक्सिस पर टिल्ट हुआ है, सारी चीज़ें आपको जाननी जरूरी नहीं। सबके सैटेलाइट अगर हैं तो कितने सैटेलाइट हैं सारे के सारे। राइट, अभी आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिली है, बेसिक इन्फॉर्मेशन सोलर सिस्टम के बारे में, यूनिवर्स के बारे में। सो गाइज, अब आगे नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का, और साथ ही साथ में मैपिंग की वीडियोस भी लाऊंगा। सो डू लुक फॉर दैट। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।